दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी अपने आप में इतनी ज़्यादा पेचीदा कहानी है कि आज की कहानी के अंदर पुलिस ने जिस तरीके से कातिल को पकड़ने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया और जब उस सर्च ऑपरेशन को चलाया गया क्राइम ब्रांच ने और बाकी की पुलिस की अन्य टीमों ने जिस तरीके से इस अभियान को चलाया 10 महीने तक तकरीबन ये सर्च ऑपरेशन चला। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी जो कातिल था ये पुलिस की गिरफ्त से दूर ही रहा। और दोस्तों यूँ कहें कि ये कातिल पुलिस की गिरफ्त से दूर तो था ही था, लेकिन ये कातिल पुलिस की नाक के नीचे भी था। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पुलिस ने इस केस को सुलझाने की कोशिश की, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे, इस कहानी को सुनेंगे, इस मास्टरमाइंड के प्लान को सुनेंगे तो वाकई में आप लोग हैरत करेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की घटना की अगर हम लोग बात करें तो असल में इस घटना की शुरुआत होती है 1 मार्च साल 2023 से। नोएडा के अंदर एक बहुत ही नामवर वकील साहब जो कि अपने घर में थे और उनके सामने उनके दफ्तर में एक महिला क्लाइंट बैठी हुई थी। और दोस्तों जैसे ही ये महिला क्लाइंट वहाँ पर बैठी हुई होती है, दरअसल ये जो वकील साहब थे ये ज़मीनी मामलात में काफ़ी ज़्यादा दिग्गज थे और दूर दूर तक जो इनका नाम था वो इस मामलों में था। लेकिन दोस्तों उसी बीच पुलिस की गाड़ी की एंट्री होती है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आती है, गाड़ी रुकती है। अच्छा वकील साहब जब पुलिस की गाड़ी को देखते हैं तो थोड़ा सा ये भी शॉक्ड होते हैं कि पुलिस की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद में पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जो महिला क्लाइंट होती है उससे पुलिस वाले कहते हैं कि मिस पूजा तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब जैसे ही वकील साहब ये बात सुनते हैं कि पुलिस वाले आए हैं और ये जो महिला बैठी हुई है शायद इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि वकील साहब भी कानून के जानकार थे। लेकिन वकील साहब को ये तो लग रहा था कि ये महिला किसी क्रिमिनल मामले में जुड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ वकील साहब के मन में कई सारे सवाल थे। वकील साहब को ये भी लग रहा था कि पुलिस वाले जिस पूजा को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं दरअसल ये महिला तो पूजा है ही नहीं, इसका नाम तो पूनम है। अब पूनम को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस वकील साहब ये भी सोच रहे हैं कि आखिर पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करने आए हैं तो कोई तो ऐसी बात होगी कोई गिरफ्तार करने आए। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ। वकील साहब के लिए बड़ी असमंजस थी। अब दोस्तों वकील साहब के मन में भले ही कई सारे सवाल हों, लेकिन ये जो महिला थी ये पुलिस से कुछ भी नहीं बोलती है। ना तो पुलिस से ये कहती है कि उसका नाम पूनम है और तुम किसी पूजा को गिरफ्तार करने आओ। महिला खामोश थी। लिहाजा जब मुवक्किल ही कुछ न बोले तो वकील साहब भी क्या करेंगे। उसके बाद वकील साहब खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में पुलिस उस महिला को वहाँ से उठाती है, उसके बाद में अपनी गाड़ी में बिठाती है और उसके बाद में इस महिला को लेकर साउथ दिल्ली पहुँच जाती है। और दोस्तों उसके बाद में अगले दिन न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है और न्यूज़पेपर की खबर में ये छपा होता है कि जो ऋषिपाल मर्डर केस है उस मर्डर केस का खुलासा हो गया है। अब दोस्तों जो कोई भी इस पेपर की हेडलाइंस को पढ़ता है तो उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर ऋषिपाल हत्याकांड क्या था और इसको किसने अंजाम दिया। अगर इन सारे सवालों के जवाब कोई दे सकता था तो फिर ये महिला दे सकती थी। दरअसल दोस्तों पुलिस वाले जब इस महिला को पुलिस थाने लेके जाते हैं तो उसके बाद में जब इसे फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है कि तुमने क्यों मारा, किस लिए मारा और किस तरीके से मारा, तो ये जो महिला थी ये पुलिस वालों को थोड़ा सा तो घुमाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों पुलिस के सवालों के आगे ये महिला ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। ये महिला सोचती है कि अब बातों को घुमाने से कोई फ़ायदा नहीं है और जो सच है वो सच बता देना चाहिए। उसके बाद में ये महिला पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में एक कहानी सुनाती है। पूजा पुलिस को बताती है कि जो ऋषिपाल शर्मा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति था। और जो ऋषिपाल शर्मा था ये बदरपुर साउथ दिल्ली का रहने वाला था। वहीं पर प्राइवेट कंपनी की एक कांच की कंपनी होती है प्राइवेट, उस कंपनी में नौकरी करता था, ठीक ठाक पैसे कमाता था, दिन भर स्कूटी से जाता था, स्कूटी से ही लौट के आता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। जो ऋषिपाल शर्मा था उसकी पहले एक शादी हो चुकी थी और शादी होने के बाद में उसकी पहले वाली पत्नी से तलाक होती है। इधर जो पूजा थी इसकी भी शादी हो चुकी थी और इसके भी पहले वाले पति से इसकी तलाक हो जाती है। उसके बाद में जब इधर ऋषिपाल शर्मा की अपनी पत्नी से तलाक होती है, उधर जो पूजा थी उसको उसके पति से तलाक होती है। इत्तेफाक से पूजा और ऋषिपाल मिलते हैं। उसके बाद में इनके बीच में दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। अब उसके बाद में ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग शादी करेंगे। उसके बाद में पूजा और ऋषिपाल शादी कर लेते हैं, लेकिन पूजा को अपने पहले वाले पति से एक बच्चा था।
अब दोस्तों जो बच्चा होता है, जिस बच्चे का नाम विशाल होता है, तो ऋषिपाल कहता है कि इस बच्चे को वो अपना लेगा और इस बच्चे को सौतेलेपन का कोई आभास ही नहीं होने देगा। अब दोस्तों उसके बाद में ऋषिपाल और उसकी पत्नी पूजा और उसका जो बेटा विशाल था, ये एक सही तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। जो ऋषिपाल था ये नोएडा में नौकरी करता था, घर परिवार चल रहा था। लेकिन इसी बीच में पूजा के मन में ये ख्याल आता है कि आजकल महंगाई का ज़माना है, तो पति तो जॉब पे जाते ही हैं, तो क्यों ना वो भी अपने पति का हाथ बटाए और कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले। और इसके लिए ये अपने पति ऋषिपाल से बात करती है। अच्छा, ऋषिपाल जो अपनी पत्नी की ये बातें सुनता है तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता है। उसको लगता है कि कम से कम उसकी जो पत्नी है वो घर के बारे में सोचने वाली है और उसको भी कमाई पैसा कमाने का शौक़ है और एक तरीके से अपने पति का हाथ बटाने का शौक़ है। तो उसकी पत्नी अच्छी है, वो हामी भर देता है। उसके बाद में जो पूजा होती है ये नौकरी ढूंढती है, उसे एक हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है। अब जब हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है तो इधर ऋषिपाल अपनी नौकरी पर जाता है, इधर पूजा अपनी नौकरी पर जाती है। इसी तरीके से ज़िंदगी चलने लगती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक समय ऐसा आता है कि जिस हॉस्पिटल में पूजा नौकरी कर रही थी उसी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है अकील। अच्छा दोस्तों, ये अकील जो है इसके किसी परिवार का कोई सदस्य इस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था और जिसकी केयर टेकर कोई और नहीं बल्कि पूजा थी। और अकील भी वहाँ पर रहता था कि वो उसका जो कोई रिश्तेदार था वो उस हॉस्पिटल में था। अब दोस्तों जब अकील उस हॉस्पिटल के अंदर आता रहा और पूजा जो थी वो उस मरीज़ की केयर टेकर थी, इसके बाद में अकील और पूजा के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कई बार ये लोग कॉफ़ी पीने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं। बात वही थी कि उसका जो पति है ऋषिपाल पूजा का, अगर वो सुनेगा तो हमारी बातों का गलत मतलब निकालेगा, जबकि उस समय तक पूजा और अकील गलत रिश्ते में नहीं थे। अब दोस्तों उसके बाद में समय गुजरने लगता है और अकील और पूजा दोनों के थोड़ा सा और नज़दीक जाते हैं, चूँकि पुरुष और महिला के बीच में कोई दोस्ती संभव नहीं है आजकल के दौर में। अब दोस्तों उसके बाद में जब ये लोग कभी चाय पीने कभी कॉफ़ी पीने बाहर जाने लगते हैं तो एक दिन जो अकील होता है ये पूजा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। अब दोस्तों जब अकील पूजा को प्रपोज़ करता है तो पूजा उसका प्रपोज़ल सुनने के बाद में थोड़ा सा चौंकती है। उसके बाद में सोचती है कि ये क्या कह दिया इसने। उसके बाद में सोचती है एक्सेप्ट करूं या फिर ना करूं, क्योंकि अकील का जो एक तरीके से नेचर था ये पूजा को काफ़ी ज़्यादा पसंद था और इन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी। उसके बाद में पूजा सोचती है कि चलो एक्सेप्ट कर ही लेती है। उसके बाद में वो उसकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद में इनकी जो मोहब्बत होती है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब उसके बाद में पूजा को सिर्फ़ और सिर्फ यही रहता है कि जो ऋषिपाल शर्मा है ये अपनी नौकरी पे जाए, उसके बाद में ये अकील से मिले, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाएं। इसी तरीके से वक्त गुजरता है, इसी तरीके से चीज़ें चलने लगती हैं। धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ता है और दोस्तों जब इनका प्यार परवान चढ़ता है, इनके इश्क में एक तरीके से वो चीज़ें आ जाती हैं जो नहीं होना चाहिए, अवैध संबंध बनने लगते हैं। तो इस बारे में एक दिन विशाल को खबर लग जाती है। अब दोस्तों जब विशाल को ये बातें पता चली थी कि उसकी माँ के अवैध रिश्ते अकील के साथ में हैं, तो कायदे में तो विशाल को बुरा लगना चाहिए था और उसे अपनी माँ को समझाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो विशाल होता है ये भी अपनी माँ का भरपूर साथ देता है। अब यूँ कहें कि एक तरफ जो ऋषिपाल शर्मा था वो एक तरफ हो चुका था, विशाल, उसकी माँ पूजा और अकील ये एक तरफ हो चुके थे। अब इस तरीके से जो विशाल था ये अपनी माँ के उन अवैध रिश्तों में उसका साथ देने लगता है। इधर जो अकील था इसको भी अब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी थी, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो चुकी थी। और उधर जो ऋषिपाल था ये ज़्यादा बातों पर ध्यान देता नहीं था, अपने काम से काम रखता था। लेकिन एक दिन अकील पूजा से कहता है कि तुम्हारे पति के पास में इतना ज़्यादा पैसा है, उसके पास में लाखों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हॉस्पिटल में नौकरी करती हो। अगर मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा होता तो तुम्हें कहीं पर भी इस तरीके से नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तुम्हें रानी बना कर रखता। अब जैसे ही पूजा ये बात सुनती है कि अकील जो है उसको मस्का लगा रहा है, लेकिन उसको ये बातें समझ नहीं आ रही थी। पूजा भी अकील से कहती है क्या करें, उसका जो पति है पैसे का लालची है और वो चाहता है कि मैं पैसा कमाऊँ, बाहर निकलूँ, जबकि मैं खुद ऐसा नहीं चाहती थी। अब दोस्तों जैसे ही अकील पूजा की ये बातें सुनता है तो वो पूजा से कहता है कि क्यों ना तुम अपने पति को ही अपने रास्ते से हटा दो, उसके बाद में उसकी जो लाखों की प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे और विशाल के नाम में आ जाएगी और उसके बाद में तुम मुझसे शादी कर लेना, हम लोग हंसी खुशी रहेंगे। अब दोस्तों यूँ कहें तो अकील और विशाल ने ये बातें शायद ही मजाक में बोली थी, लेकिन पूजा जो थी उसने इन बातों को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया और उसके बाद में अंदर ही अंदर वो अपने पति जिसका नाम ऋषिपाल शर्मा उसके मर्डर की प्लानिंग करते रहती है। और दोस्तों जब प्लानिंग होती है ऋषिपाल शर्मा के मर्डर की तो वो ऐसी होती है कि महिला ने जब पुलिस को बताया तो पुलिस भी बहुत हैरान थी।
अच्छा दोस्तों, जब मर्डर की प्लानिंग होती है तो पूजा ये चाहती थी ना तो पूजा का नाम आए, ना उसके बॉयफ्रेंड अकील का नाम आए और ना उसके बेटे विशाल का नाम आए। इस तरीके से मर्डर करना है, लेकिन मर्डर कैसे किया जाए कि परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं आए। तो उसके बाद में अंदर ही अंदर एक सुपारी किलर की खोजबीन शुरू हो जाती है। और दोस्तों उसके बाद में इसी दिल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मेहदी हसन, सुपारी किलर, इसको ये लोग ढूंढ निकालते हैं। उसके बाद में 50,000 रुपये में डील तय होती है मेहदी हसन से। मेहदी हसन पूछता है कि इस मामले में क्या रिस्क है। तो जो विशाल है वो कहता है कि मेरे पिता को मारना है। इधर महिला पूजा कहती है उसके पति को मारना है, यानी हम लोग पुलिस में कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, ज़्यादा रिस्क है नहीं और तुम चाहो तो आसानी से इस केस से बच के भी निकल सकते हो। लिहाजा जब मेहदी हसन ये बातें सुनता है कि परिवार के लोग ही मरवा रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क तो है नहीं, इसलिए मेहदी हसन भी इस कत्ल को करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों मेहदी हसन सुपारी ले चुका था। उसके बाद में पूजा से कहता है उसका फ़ोटोग्राफ्स मुझे दे दो, और उसके बाद में जो पूजा थी उसका एक फ़ोटोग्राफ्स उस मेहदी हसन को दे देती है। अब सिलसिला शुरू होता है जो ऋषिपाल शर्मा था इसका रेकी करने का। अब दोस्तों जो मेहदी हसन था ये अक्सर जो ऋषिपाल शर्मा था कहाँ आता है कहाँ जाता है ये सारी रेकी करने लगता है, और अक्सर अब उसकी स्कूटी के पीछे ही अपनी बाइक लगाता है। और इस मेहदी हसन के साथ में ऋषिपाल का अपना ही बेटा विशाल शामिल था। अब दोस्तों विशाल और मेहदी हसन लगातार जो ऋषिपाल शर्मा है इसकी स्कूटी के पीछे अपनी बाइक लगाते हैं। और दोस्तों उसके बाद में तारीख आती है 10 मई साल 2022। 10 मई साल 2022 को दिल्ली और नोएडा के बीच में एक सुनसान सड़क पर विशाल और मेहदी हसन पीछा कर कर इस ऋषिपाल शर्मा की जो मेहदी हसन था गोली मारकर हत्या कर देता है। अब दोस्तों जैसे ही मेहदी हसन ने ऋषिपाल शर्मा को गोली मारी थी, मैंने शुरुआत में बोला कि हत्या कर दी, लेकिन दोस्तों हत्या तो उसकी हुई, मर्डर तो उसका हुआ, लेकिन जिस समय उसको गोली लगी थी उस समय उसकी मौत नहीं हुई थी। अब जैसे ही गोली चलने की आवाज़ होती है आस पड़ोस के लोगों को भी ये आवाज़ पहुंचती है। इधर मेहदी हसन और जो विशाल होता है ये वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो व्यक्ति है जिसका नाम ऋषिपाल शर्मा है ये उस समय जीवित होता है। उसके बाद में इसे वहाँ से लेकर सीधा सफदरजंग हॉस्पिटल लेके पहुँचा जाता है, और 2 दिन तक ऋषिपाल जो शर्मा था ये जिंदा रहता है, और यहीं पर जो विशाल था इसकी शनाख्त हो जाती है। अब दोस्तों जब विशाल की शनाख्त हो जाती है तो उसके बाद में पुलिस विशाल को गिरफ्तार करती है, साथ के साथ अकील को भी गिरफ्तार करती है। अब इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो ये दोनों 2 नाम लेते हैं। पहला नाम मेहदी हसन का, दूसरा नाम पूजा का। अब दोस्तों जब विशाल और अकील पुलिस के सामने ये 2 नाम भी बता देते हैं तो पुलिस सोचती है कि अब ये जो केस था शायद खुल चुका है, और जो विशाल है वो भी फंस चुका है, अकील है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है, मेहदी हसन है उसको भी पकड़ा जाएगा, उसका भी नाम सामने आ चुका है, जो पूजा है उसको भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मेहदी हसन को तो गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जब पूजा को गिरफ्तार करने के लिए ये लोग पहुँचते हैं पुलिस वाले तो पूजा वहाँ पर होती नहीं है, घर पर होती नहीं है। अब उसके बाद में ये लोग पूजा का इंतज़ार करते हैं, सोचते हैं कि शायद पूजा कहीं गई होगी आ जाएगी, लेकिन पूजा का इंतज़ार करना शायद ही बेकार था क्योंकि पूजा लौट कर नहीं आती है। उसके बाद में पूजा जहाँ जहाँ जा सकती थी सारी जगहों पर पुलिस दबिश डालती है, पूजा के रिश्तेदारों के घर पर दबिश डालती है, हॉस्पिटल में भी जाके चेकिंग की जाती है, लेकिन कहीं से भी पूजा का कोई पता नहीं था। अब दोस्तों पूजा का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था। अब मई की ये बात थी, मई गुजर जाती है, जून गुजर जाती है, जुलाई गुजर जाती है, कायदे से कहें तो पूरा साल 2022 गुजर जाता है, लेकिन पूजा अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई थी। धीरे धीरे मामला जो था वो हाई प्रोफाइल हो रहा था, लोगों तक भी ये बात पहुंच रही थी और लोग यही कह रहे थे कि कैसे एक महिला पूरे पुलिस प्रशासन को छका रही है और पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में नहीं आ रही। और जब इस तरीके से मामला हाईलाइट होता है तो पुलिस वालों को भी ये लगता है कि ये मामला काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि इसमें पुलिस की छवि भी खराब हो रही है कि एक महिला है 10 महीने से पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रही है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, अब साल 2023 शुरू हो जाता है, 23 का जनवरी गुजर जाता है, फरवरी गुजर जाता है, उसके बाद महीना आता है मार्च का। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जा रहा था और पूजा का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। लेकिन दोस्तों इधर जो पूजा थी ये बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। दरअसल जो पूजा थी ये अपना नाम बदल चुकी थी, पूजा से ये अपना नाम पूनम कर चुकी थी और दिल्ली से भागकर ये हरियाणा पहुंच चुकी थी। और हरियाणा पहुंचने के बाद में ये एक मंदबुद्धि व्यक्ति को मिलती है, क्योंकि इसका प्लान कुछ और था। तो ये कभी कभी उस मंदबुद्धि व्यक्ति को रिझाती, कभी कभी उससे टकरा जाती, इस कदर उसको लटके झटके दिखाती कि जो मंदबुद्धि व्यक्ति होता है वो पहले से ही मंदबुद्धि होता है।
लेकिन जब वो इस तरीके से इस महिला के लटके झटके देखता है, इस तरीके से इस महिला के चरित्र में फंसता है कि वो इसके प्यार में दीवाना हो जाता है। अब दोस्तों, जब ये मंदबुद्धि व्यक्ति इस महिला के यानी पूजा और पूनम के इश्क में पागल हो जाता है, तो जो पूजा थी शायद इसका प्लान भी यही था कि वो एक व्यक्ति को रिझाए, उससे शादी करे और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी हड़प ले। और होता भी यही है कि जब ये मंदबुद्धि व्यक्ति इसके प्यार में पागल हो जाता है, तो फिर पूजा और पूनम इसके साथ में शादी करती है और शादी करने के बाद में ये उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसके कत्ल का इंतज़ाम करने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में ये सोचती है कि क्यों ना कत्ल करने से बेहतर है कि ये व्यक्ति पहले से ही मंदबुद्धि है, अगर कागजी कार्रवाई से ही मामला निपट जाए तो उसको एक कत्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कागजी कार्रवाई करने के लिए, कागजी तौर पर ज़मीन हड़पने के लिए किसी वकील की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसलिए ये किसी अच्छे वकील की तलाश करती है जो उसके काम को बहुत ही आसानी से कर सके। अब इसके लिए तलाश करती है तो इसको वकील दिल्ली में मिलता है। उसके बाद में ये हरियाणा के पलवल से निकल कर दिल्ली पहुंचती है। इधर दोस्तों, जो पुलिस थी, इस महिला की पूरी जन्म कुंडली, इस महिला के फोटोग्राफ्स, इस महिला की सारी डिटेल्स बहुत सारे समय से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर चुकी थी, सर्कुलेट कर चुकी थी। और दोस्तों, इधर ये जो महिला थी, ये अक्सर हरियाणा के पलवल से चलकर दिल्ली में इस वकील से मिलने के लिए आती थी, इससे बात करने के लिए आती थी कि किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को हड़पा जाए। अब दोस्तों, चूंकि पुलिस अपना जाल बिछा चुकी थी, हर जगह उसके मुखबिर एक्टिव थे, एक दिन जब ये महिला हरियाणा के पलवल से चलकर दिल्ली पहुंचती है तो उसी समय एक मुखबिर जो डीसीपी रणविजय सिंह होते हैं उनको कॉल करता है और बताता है कि ये जो महिला है इस समय इस वकील के यहाँ पर है। अब दोस्तों, जो डीसीपी रणविजय सिंह होते हैं उस समय तो जब इस मामले को सुनते हैं तो 10 महीने की कसक थी, क्योंकि 10 महीने से इस महिला को ढूंढ रहे थे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ही वो महिला वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों, उस महिला के बारे में उस मुखबिर को भी ये नहीं पता था कि ये महिला कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, लेकिन इस वकील के पास ये अक्सर आती है, इस बारे में पुलिस को पता था। इसलिए जो डीसीपी रणविजय सिंह होते हैं वो एक टीम को तैयार करते हैं, एक टीम का गठन करते हैं और पूरा ट्रैप बिछाया जाता है। अब इंतज़ार था तो सिर्फ इस महिला के वापस दिल्ली आने का। अब दोस्तों, पुलिस अपना जाल बिछा चुकी थी, चूँकि वकील साहब के घर पर वो आती थी, वकील साहब से भी पूछताछ नहीं की जा सकती थी क्योंकि उनका भी राइट टू प्राइवेसी था। अब लिहाजा पुलिस इंतज़ार करती रहती है और आखिरकार मार्च के शुरुआत महीने में यानी 1 से 2 तारीख के आसपास ये महिला दिल्ली आती है। उसी समय जो मुखबिर होता है ये डीसीपी रणविजय सिंह को कॉल करता है कि वो महिला आ चुकी है और उसके बाद में फ़ोटो सारी चीज़ें मैच की जाती हैं। उसके बाद में पुलिस अपनी टीम को वहाँ पर भेजती है और पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद में कहती है कि पूजा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ और हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद में इस पूजा को गिरफ्तार करके लेके जाया जाता है। उसके बाद में इस पूजा से पूछताछ की जाती है। पूजा पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बता देती है। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात यह थी कि एक महिला जिसको उसके पति की, जब उस पहले पति ने उसको छोड़ दिया था तो उसके बाद में दूसरे व्यक्ति जिसका नाम ऋषिपाल, उसने उस महिला पे तरस खाकर उससे शादी की और उस महिला ने अपने बेटे और अपने प्रेमी अकील के साथ मिलकर उसी की हत्या करा दी। अब दोस्तों, इस तरीके के जो केस हैं ये अक्सर आते रहते हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहने का ज़माना है और आज के ज़माने में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। तो दोस्तों, जैसे कि कल के दिन मैंने आप लोग को बताया था कि आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है, तो उसी जन्मदिन की बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दी हैं। इसमें माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, सऊदी अरब से आपकी वीडियो रोज़ाना देखता हूँ, आपकी बेटी की जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो माजिद अंसारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से मुबारकबाद देने के लिए। बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन ज़्यादा कहानी का एक ही मतलब होता है नाजायज़ संबंध और इसी तरीके से क्राइम होते हैं। नारायण कुमार जी हैं, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, हमारी बिटिया को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। तो देव कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं मिस्टर मलिक गुड जॉब, थैंक यू फ्रॉम लंदन। तो दिल बहादुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीर चौधरी हैं, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, आपकी बेटी को बहुत बहुत प्यार है उसको और बहुत अच्छी न्यूज़। तो भाई समीर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में रवि हैं, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, रवि सिंह ऑस्ट्रेलिया से। तो रवि सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे, बिटिया को मेरी और मेरी परिवार की तरफ से भगवान आपको लंबी उम्र दे। तो अनुज गोदारा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नायक म्यूज़िक है, लिखते हैं जय जगन्नाथ भैया, नाइस स्टोरी, रोज़ सुनता हूँ और कमेंट्स करता हूँ, सुरेश नायक उड़ीसा से।
तो सुरेश नायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे प्यारी सी बिटिया और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो कुंदन पाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गर्ल वॉकर के आईडी है, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे टू योर डॉटर। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सालुंके जी हैं, लिखते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर समरा स्टेबलेस। तो अनिल सालुंके जी इस तरीके से अपना प्यार दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। विजय पाल हैं, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे बेबी। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं आप कैसे हो भाई, मैं कमेंट्स नहीं कर पाया, कुछ दिक्कत है। तो देव कुमार जी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, आपका शुक्रिया। उसके बाद में लिखते हैं सिद्दीक अहमद जी, लिखते हैं बेटी का मुकद्दर रोशन हो, अल्लाह उसे अपनी पनाह में रखे। तो सिद्दीक अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, लिखते हैं मोहम्मद इरफान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भगवान दुल जलाल अपनी बेटी को उसके जीवन काल में आशीर्वाद दे और उसे पवित्र से पवित्र बनाए और उसे आपके लिए मोक्ष का स्रोत बनाए, आमीन। तो भाई मोहम्मद इरफान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भैया, रेनू सुनील त्यागी शहनापुर शहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे बिटिया और सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में खान करके आईडी है, लिखते हैं खालिद भाई, कामिल भाई, शाकिर भाई, सलील भाई, अब्दुल्ला भाई फ्रॉम कुंदर की मुरादाबाद। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, मेरा नाम इस्लाम शेख है, मैं यूपी के हमीरपुर की डिस्ट्रिक्ट मोदाहा से आपकी कहानी सुनता हूँ। भैया शुक्रिया। राज रावत है, लिखते हैं हमारी तरफ से आपकी बेटी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो राज रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नईपाल सिंह हैं, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे। तो भैया आपका शुक्रिया। आलोक जी बर्थडे विश करते हैं, भैया शुक्रिया। राजेश जी हैं, लिखते हैं बर्थडे विश करते हैं हमारी बेटियों को, आपका शुक्रिया। उसके बाद में सिद्दीक अहमद हैं, लिखते हैं हवस के घोड़े पर सवार होकर मनुष्य बहुत जल्द से जल्द दलदल में समा जाता है, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी होती है। तो सिद्दीक अहमद जी आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये कहानी आज प्राखर ठाकुर ने भी सुनाई है, सेम सुना रहे हो, क्या सेंस है इस बात का, अब ये मत बोलना कि बाई चांस हो गया। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे इस समय न्यूज़ चल रही है, ज़्यादातर अगर हम लोग देखें तो इलेक्शन 2024 को लेके एग्जिट पोल की न्यूज़ चल रही है इस समय, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल उस एग्जिट पोल की न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। अगर क्राइम हुआ था तो उसको ठाकुर साहब ने भी अपने अंदाज़ में बयां किया, मैंने भी अपने अंदाज़ में बयां किया। आप दोनों की स्टोरी सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। उसके बाद में हरीश टेलर हैं, लिखते हैं हरीश टेलर प्रतापगढ़ राजस्थान से, और आपकी स्टाइल प्राकृत ठाकुर जैसी है स्टोरी सुनाने का। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। हमारी बेटी को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग की फैमिली में या फिर दोस्तों में किसी का बर्थडे है तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। मैं अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से उसको उसका जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।